दूं मैं, सच में हमारे देश की जनता ने 70 साल में जो काम नहीं किया वो पहली बार हो रहा है। एक जाहिल आदमी, एक नालायक आदमी, इसने देश में नाक कटवा दी, वो हमारे देश का प्रधानमंत्री है। 70 साल में भारत के लोगों ने पहली बार किसी नालायक को चुना है। हमारे देश में जो दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन कोई होगा हमारे देश का, वो भी इतना बड़ा नुकसान नहीं कर सकता था। एक झटके में नोटबंदी करके 2.5 लाख करोड़ रुपए के रसातल में पहुंचा दिया। ये ठीक आपके सामने आज जो 2000 का नोट बंद किया, इसका टाइमिंग देखिए आप, क्या ज़बरदस्त है। दिल्ली में नौकरशाही के मामले पर अध्यादेश जारी किया, क्योंकि 19 तारीख को इसलिए किया गया कि 20 तारीख को कर्नाटक के चुनाव का रिजल्ट था और 20 तारीख को 72 सभाओं में से 40 ज़्यादा सभाएं जहां नरेंद्र मोदी ने की, वहां 67% हार का मुंह देखना पड़ा। ये न चला जाए संदेश। तो इन सारे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए अब कहा जा रहा है काले धन पर ये भी इसका क्या कहते हैं मास्टर स्ट्रोक है। सांसद ब्रजभूषण ने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री बोल दें तो मैं 2 मिनट में इस्तीफा दे दूंगा। नहीं, ये तो बात क्यों तो नहीं ये पुरानी बात होगी। देखिए, मैंने आपसे कहा कि गोधरा में कार सेवकों की जो बोगी में आग लगाई गई थी, उसका मैं आपके दर्शकों से कहना चाहता हूं, हिटलर ने संसद में आग लगवाई और कहा यह कम्युनिस्ट सोशलिस्टों का काम है आग लगाने का। तो जनता ने पकड़ पकड़ के कम्युनिस्ट सोशलिस्टों को मारना शुरू कर दिया, पीटना शुरू कर दिया। उसी तरीके से इन्होंने चतुराई के साथ में कार सेवकों की बोगी पे आग लगाई और प्रचार करते कि मुसलमानों ने बोगी पे आग लगा दी। आप समझ गए? तो ये जानकारी पूरी की पूरी ब्रजभूषण शरण सिंह की मुट्ठी में कैद है। उसने कहा है मैं मुंह खोलूंगा तो सुनामी आ जाएगी। उस सुनामी में मैं दावा करता हूं, मुझे लगता है कि मोदी और अमित शाह भी स्वां उड़ने लग जाएंगे, इसलिए इनकी ताकत नहीं है उसके खिलाफ बोलने की। ठीक है, तो आप उसे मोदी को और अमित शाह को ब्रजभूषण से छोटा समझते हैं? अरे यार, एक बात सुनो, आपने कभी एक बचपन में एक कहानी सुनी है? कौन सी कहानी? एक कहानी होती थी ना, एक राक्षस मिला जंगल में, तो बहुत लोग 7-8 लोग जा रहे थे, उसका हाथ तोड़ते थे तो दोबारा हाथ साबुत, पैर तोड़ दो पैर साबुत, गर्दन तोड़ दो गर्दन साबुत, क्योंकि वो सब तोता होता था एक पेड़, पीपल के पेड़ के ऊपर बैठा हुआ। तो ऐसे ही जो हमारे देश में दुनिया का सबसे ताकतवर सॉफ्टवेयर है, जासूस सॉफ्टवेयर, उसको बोलते पेगासस, जिसके कारण हमारे देश की जजों की भाषा बदल जाती है। जो जज कल की तारीख में खड़ा हुआ था सड़क पर, कहा था कि लोकतंत्र खतरे में है, वो जाके राज्यसभा का कुर्सी में उनका प्यादा बन गया। आप समझ रहे? नुपुर शर्मा का मसला, जिन जजों ने कहा कि साहब माफ़ी मांगो देश से, 2 दिन बाद वही जज बोले कि सॉरी मैडम, देश से नुपुर ने माफ़ी मांगी कि मुझे नहीं मालूम है, लेकिन उन्हीं जजों ने नुपुर शर्मा से माफ़ी मांगी, ये मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ, क्योंकि मांगी है। तो मैं कह रहा हूँ कि इस देश के नौकरशाह, इस देश के राजनेता, टेलीविज़न, आज आपको बता दूं मैं, सच में हमारे देश की जनता ने 70 साल में जो काम नहीं किया वो पहली बार हो रहा है। एक जाहिल आदमी, एक नालायक आदमी, इसने देश में नाक कटवा दी, वो हमारे देश का प्रधानमंत्री है। उसको बोलना था जो 24 फरवरी 2022 से यूक्रेन रूस का युद्ध चल रहा है, उस पर बोलना था राष्ट्राध्यक्ष के सामने, तो वहाँ टेलीप्रॉम्प्टर काम नहीं कर रहा था, तो डायरी पलट के बोल रहा था, डायरी पलट के। अब बताइए आप, कल तक जो टीवी अंधभक्त जो चिल्ला रहे थे, दावा कर रहे थे एक फोन करेगा पुतिन को और युद्ध बंद हो जाएगा, उस नालायक को ये नहीं पता कि फरवरी 2022 से अब तक यूक्रेन के विषय में बोलना क्या क्या है। और जब बोल रहा था तो अच्छी बात है, हिंदी में बोल रहा था, अंग्रेजी भी बोलनी नहीं आती, पढ़ा लिखा होता। तो 70 साल में भारत के लोगों ने पहली बार किसी नालायक को चुना है। आप प्रधानमंत्री को नालायक कर रहे हैं। G7 की बैठक चल रही है, आपने G7 की बैठक देखा, जो बाइडेन, जेलेंस्की सब वहाँ पे मौजूद हैं। आपने आज का वीडियो देखा था, न्यूज़ देखा था कल का? एक मिनट, कौन सा न्यूज़? आप देखे नहीं विदेश? भाई मैंने जो देखा, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो देश मेरे खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कराए। मैं जो कह रहा हूँ, आप ये खुला चैलेंज कर रहे हैं? अरे हाँ भाई, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। डायरी पलट करके बोलना पड़ता रही, ये कोई बात है? मुझे भी अगर देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, विधानसभा के चुनाव में उत्तराखंड में था, मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो एक पढ़ी लिखी हमारे परिवार की रिश्तेदारी में महिला, उसने मुझे पूछा किसको वोट दिया, मैंने कहा मेरा यहाँ वोट ही नहीं, पर तुमने किसको दिया? उस महिला ने दावा किया कि मैंने मोदी को वोट दिया। मैंने कहा क्यों? तो कहा यूक्रेन में फंसे हुए हजारों बच्चों को लेकर आया। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी की सरकार के बाप की ताकत यूक्रेन के अंदर जाने की नहीं थी। हमारे देश के वो हजारों बच्चे लाठी डंडे लात जूते खा करके भूखे प्यासे यूक्रेन से बाहर आए। तो बाहर आकर तो आपने भी देखा होगा, एक हमारे यहाँ दल बदलू है अभी मंत्री बना हुआ, उसका कितना अपना स्वागत हुआ वो आपने देखा। तो अब आप समझ लो जो नालायक। लेकिन एक बात मैं बता दूं, मुझे इस पर आता है, अरस्तु एक दार्शनिक थे दुनिया के, बहुत बड़े दार्शनिक। उन्होंने कहा
मूर्खों पर राज करने वाला अपनी असफलताओं को जश्न में तब्दील कर देता है। तो जो गधे नालायक कल तक 2000 के नोट पे चिप बता रहे थे इसको देश का विश्वगुरु, ऐसा नालायक विश्वगुरु हो सकता है कि उसको यूक्रेन और रूस के युद्ध पर भी एक एक शब्द पढ़ करके बोलना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि अगर भारत का अपमान इससे बड़ा भी कोई हो सकता है क्या? अब आप कह रहे हैं वहाँ सब थे, मैं कह रहा हूँ वो मेरे और तुम्हारे कहने से थोड़ी है। उसमें G20 में तमाम सदस्य देशों के नागरिक राष्ट्राध्यक्ष थे, G7। हाँ G7 में, लेकिन कौन नहीं था? सवाल है कि वहाँ विवेकशील नहीं था हमारा। 70 साल में पहली बार है ऐसा जाहिल आदमी जिसको बेचारे को पढ़ पढ़ के बोलना पड़ता है। आप समझ रहे हैं ना, ये दुखद बात है। तो आपको प्रधानमंत्री के पढ़ के बोलने से प्रॉब्लम है या उनके जाहिल नीति से प्रॉब्लम, जो उनकी नीति है उससे प्रॉब्लम है? देखिए तो आप समझे, नीतियाँ तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ हमारे देश में जो दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन कोई होगा हमारे देश का, वो भी इतना बड़ा नुकसान नहीं कर सकता था। एक झटके में नोटबंदी करके 2.5 लाख करोड़ रुपए के रसातल में पहुंचा दिया। मैं तो अगर कोई मुस्तिक, पता नहीं तुम्हारा कितना चलता और मुझे जानकारी नहीं है, मुझसे मैं आपको बता दूं, आज़ादी के 66 वर्ष बाद भूमि अधिग्रहण के लिए बेहतर कानून बना 2013 में। सरकार बनी 26 मई को शपथ ग्रहण किया मोदी सरकार ने। 29 मई को पहले ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे से पत्रकार ने पूछा, जैसे आप मुझसे पूछ रहे हैं कि इस कानून का क्या करेगी आपकी सरकार? उसने कहा तत्काल क्रियान्वयन करेगी। 3 जून को गाड़ी तेज चल रही थी, ड्राइवर ने ब्रेक मारा, मंत्री मर गया। हत्या हुई उसकी, हत्या, क्योंकि इस पूरे गिरोह को लाया गया उस कानून को खत्म करने के लिए। 1 दिसंबर का जिक्र कर रहा हूँ, 14 का हमारे देश में सोहराबुद्दीन का मामला था, जो उस मामले की सुनवाई करने वाले सीबीआई के विशेष जज जस्टिस लोया, वो सजा सुनाने वाले थे, उनकी हत्या हो गई। 2014 का 31 दिसंबर आया, 66 साल बाद बना कानून भूमि अधिग्रहण का, उसके खिलाफ अध्यादेश जारी कर दिया। तब से लेकर मई 2015 तक हम सड़कों पर रहे। 16 में आपने नोटबंदी कर दी, 17 में टैक्स पद्धति बदली कर दी, उससे बाहर निकलते मैंने 2019 में यहाँ दावा किया था 132 बिजली उत्पादन केंद्र, मतलब प्लांट बंद करने पड़े भारत के। बिजली ज़्यादा हो गई थी, क्यों ज़्यादा हुई? अब जाहिर लोगों को समझ नहीं, अंधभक्तों को समझ नहीं आएगा। 6.5 लाख उद्योग और व्यापार बंद हुए नोटबंदी और टैक्स पद्धति बदली करने से। और कल जब 2000 की नोट निकल, पहले सुनो भैया, और फिर क्या हुआ? तब कहा गया था कि साहब आतंकवाद खत्म हो जाएगा, तो बिल्कुल खत्म हो गया साहब। आपने नवंबर 2016 में 8 नवंबर को नोटबंदी किया तो आतंकवाद खत्म हो गया। तो फिर 13 फरवरी 2019 को जो पुलवामा में हमारे देश के जनरल रह चुके सेना के, वो दावा कर रहे हैं कि माफ़ी मांगे मोदी और अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, और 4 राज्यों के राज्यपाल रह चुके सत्यपाल मलिक भी आरोप लगा रहे हैं। मैंने भी अगस्त 2019 में आरोप लगाया कि मोदी तुमने खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट खारिज करवा करके जहाज़ों की मांग को आनाकानी करके जवानों की हत्या करवा दी। तो आप बताइए कि वो आतंकवाद का फाइनेंस किसने किया? मोदी ने किया? नहीं तो कैसे हुआ? जब आतंकवाद खत्म हो गया था तो फिर 19 में हमला कैसे हुआ? और फिर आपको बताता हूँ, जब हमारे देश में कोरोना के सिर्फ 450 मामले थे तब आपने ताला बंद कर दिया, और जब 46,000 मामले हो गए तो दारू के ठेके खोल दिए। जब लाखों मामले हो गए तो अनलॉक 1, अनलॉक 2, अनलॉक 3। मैंने टीका नहीं लगवाया मेरी देह पर, मैं मास्क यूज़ नहीं करता हूँ, आपके सामने नहीं। मैं उत्तराखंड जा रहा था, मुझे रोक रहे थे देहरादून में, मैंने उन्हें कहा जेल भिजवाऊंगा, मैं मेरे घर जा रहा हूँ, तुम्हारे बाप की ताकत रोकने की नहीं है। तुम्हारा कानून क्या कहता है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मेरा संवैधानिक अधिकार है मेरे घर जाना। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि कोरोना की रोकथाम के लिए कमेटी बनी है, उसके मुखिया ने दावा किया 12 वर्ष की आयु तक के 96% लड़कों में, बच्चों में एंटीबॉडी पाया गया। इसका मतलब हर घर कोरोना गया। तो जो नालायक ताली बजा करके देश बर्बाद कर देता हो, मेरे से अगर पूछे, मैंने कहा था तब कोरोना काल में, जो मर जाएंगे भय से वो वापस नहीं आएंगे, और जो जिंदा रहेंगे वो अरस्तू वाली बात कि इस देश में, दुनिया में मूर्खों पर राज करने वाला अपनी असफलताओं को जश्न में तब्दील करता है। उसने कहा मूर्खों मैंने बचाया तुमको, और मूर्खों ने कहा तुमने बचाया। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ, मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं जिन्होंने अपनी देह पे टीका नहीं लगवाया। ठीक है, मैं जानता हूँ कि वो 3 महीने की बूस्टिंग है। 3 महीने बाद क्या करेगा इंसान? हर 6 महीने बाद क्या करेगा? जब वो ताकत खत्म हो जाएगी तो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो स्वाभाविक तौर पर मेरे शरीर में बनती है उसे मैं अवरोध कर दूंगा टीका लगा करके। और फिर हमने कहा था, बाद में दिए ना लाशें सब परिवारों को वापस, पुड़िया बना के दे रहे थे, पता नहीं कहाँ दे रहे थे।
हमने कहा कि यार मुर्दा छींकता नहीं, खांसता नहीं, पाता नहीं है, उससे कैसे कोरोना फैलेगा। लेकिन हमारे देश में जो उस आदमी ने चाहा, क्योंकि मैं फिर आपसे कहूं, जिस दिन चुनाव संचालन समिति का चेयरमैन मोदी को बनाया गया था, उसके 2 दिन बाद यहाँ सोनीपत में धरना था किसानों का, सैदपुर में, और मेरा वहाँ भाषण था और मैंने कहा था 2013 के अच्छे कानून की खूबसूरती आपको सुनाता हूँ, जो किसान लोग हैं उन्हें जरूर सुनना चाहिए। 85%, 80 से 85% किसान लिखित सहमति के बगैर उनकी ज़मीन का अधिग्रहण नहीं होगा। हमारे देश में खेती हर मजदूर को अगर ज़मीन का अधिग्रहण हो गया 5-5 लाख रुपए अलग से मिलेगा। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि खेत में ज़मीन आबादी बढ़ रही है हमारी, फूड सिक्योरिटी को लेकर बहुफसली खेती और सिंचित भूमि का अधिग्रहण नहीं होगा। और एक बात थी कि आप ज़मीन का अधिग्रहण कर दोगे बरसों पहले और उसके बाद उसकी ज़मीन तो कीमत बढ़ती रहती है, तो 5 साल के अंदर अगर आपने प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया भौतिक कब्जा लेकर तो ज़मीन का अधिग्रहण रद्द हो जाएगा। और सारे केंद्रीय कानूनों को इसमें शामिल करना बहुत ज़रूरी था। तो नरेंद्र मोदी को मैंने उस दिन कहा था, इस जमूरे को कंपनियां इसलिए लाई हैं कि जो ज़मीनें उन्होंने हथियार रखी हैं सेज के नाम पर, विशेष आर्थिक जोन, जैसे आप गुड़गांव में जाएंगे मुकेश अंबानी का जंगल हो गया, ज़मीन उसके बाप की नहीं है, पर 2013 का कानून ये कहता है अगर वो लागू हो जाए तो किसानों को ज़मीन वापस मिल जाएगी। जो वहाँ पीड़ित किसान है उनके पास ये बात जाएगी, वो कहेंगे भूपेंद्र रावत तुम, मैं मोदी तो हूँ नहीं, मैं जो बोलूँगा सत्य बोलूँगा। तो मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से कि हमारे देश में इतना भला कानून बना था, और तब मैंने कहा कि यही कानून बनेगा, क्योंकि उसकी अध्यक्ष थी सुमित्रा महाजन, भाजपा की नेता थी, सांसद थी, और मैंने कहा यह अच्छा कानून बनेगा और यह जमूरा सरकार में आएगा, इस जमूरा इस कानून को बदली करेगा। 31 दिसंबर को जब उस जमूरे ने 2014 में अध्यादेश जारी किया तो मेरे पास किसानों के फ़ोन आने लग गए। मैंने कहा बिल्कुल जमूरा इसलिए लाया गया था, और इसके न केवल लाया गया था, मैंने दावा किया था कि गोपीनाथ मुंडे पहले ग्रामीण विकास मंत्री की हत्या भी इसलिए कर दी गई क्योंकि उन्होंने कहा था हम इसको लागू करेंगे। वो बहुत अच्छे किसान नेता थे और वो लागू करते, लेकिन उनको पता ही नहीं था कि वो किस गिरोह का हिस्सा है। इसके पक्ष में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज थी, इसका नाम सुषमा स्वराज बिल रखा गया था। मेरी तरफ से बहुत अच्छी राय दी गई थी इसमें कि ऑनरशिप कायम रहनी चाहिए, लैंड यूज चेंज हो, मालिकाना हक किसानों का कायम रहना चाहिए। उसको विपक्षी नेता ने उठाया था। हम सुषमा जी की आत्मा सुन रही, हम उनको बधाई देने के लिए गए। मैं पहली बार किसी भाजपाई के वहाँ बधाई देने के लिए गया था तो लाल कारपेट बिछे थे, मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, हमारे देश में हिंदू और मुसलमान बोल करके असल मसला है कि हमारे देश के उद्योग और उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने का, और षड्यंत्र इतना ज़बरदस्त है कि ठीक आपके सामने आज जो 2000 का नोट बंद किया, इसका टाइमिंग देखिए आप क्या ज़बरदस्त है। दिल्ली में नौकरशाही के मामले पर अध्यादेश जारी किया, क्योंकि 19 तारीख को इसलिए किया गया कि 20 तारीख को कर्नाटक के चुनाव का रिजल्ट था और 20 तारीख को 72 सभाओं में से 40 ज़्यादा सभाएँ जहां नरेंद्र मोदी ने की, वहां 67% हार का मुंह देखना पड़ा। ये न चला जाए संदेश। तो इन सारे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए अब कहा जा रहा है काले धन पर ये भी इसका क्या कहते हैं मास्टर स्ट्रोक है। फिर मंदबुद्धि के लोग कुछ भी सोच सकते हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर ये मानता हूँ, जिस प्रकार इस आदमी ने नोटबंदी करके देश के साथ किया, जिस तरीके से पुलवामा में जवानों की हत्या करा के किया, जिस तरीके से हमारे देश के एयरपोर्ट, बंदरगाह, रेलवे लाइन और हथियार बनाने की कंपनियाँ अदानी के माध्यम से चीन के चांगचुंग ली को बेच दी है, इस पर अगर जांच पड़ताल हो एक एक मुद्दे पर, इस आदमी को जीवन भर देशद्रोह के मामले में जेल में रहना पड़ेगा। मोदी को ये कह रहा हूँ, समझ गए आप। अगर मैं यहाँ जंतर मंतर की बात करूँ और पहलवानों की पक्ष की बात करूँ, तो वो कौन सी पब्लिक है जो 11 लाख संत 5 जून को एकत्रित होने जा रहे हैं? देखिए एक बात सुनिए, अच्छा वो कौन लोग हैं जो उसे बचा रहे हैं, मैं आपसे पूछता हूँ। वही तो मैं नहीं, एक मिनट, यहाँ पर जो आपने कहा, यहाँ कुछ सांसद भी हैं, कई राजनीतिक पार्टियाँ यहाँ भी आई हैं ना समर्थन के लिए। उसमें कांग्रेस के लोग हैं, आम आदमी पार्टी के लोग हैं, CPM CPI के लोग हैं, मेरे समाजवादी पार्टी के तो राज्यसभा सदस्य है ना, कपिल सिब्बल, वो तो पैरवी करने के लिए गए।